हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज हम फिर से चैप्टर 3 कक्षा 10 रसायन विज्ञान जो कि हमारा चल रहा था धातु और अधातु। ठीक, इसमें हम लोग क्या क्या कर चुके हैं? तो इसमें हम पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं। ठीक है, जितनी भी चीजें थी, जो भी थ्योरी पोर्शन था उसको भी हम पढ़ चुके हैं, जो भी रिएक्शन था उसको भी हम देख चुके हैं। ठीक, उसके बाद इस चैप्टर के अंदर जो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन दिया हुआ था, नीले रंग से लिखा हुआ जो क्वेश्चन था, ठीक है, वो हम कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद जो ग्रीन पेज पर क्वेश्चन है उसको आज से कंटिन्यू करेंगे, ये भी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आपके जो ग्रीन पेज पर, हरे पेज पर जो क्वेश्चन लिखा है एनसीईआरटी के 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है। 16 में 8 एक दिन कर लेंगे, 8 एक दिन कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक एक क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं और बाकी चीजें जो भी है वो पीछे हो चुकी हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से कौन सा युगल, युगल माने होता है जोड़ा, पेयर, ठीक है, कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया देता है? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया देता है? ठीक है, ए, कौन विस्थापन अभिक्रिया देगा? ठीक है, ए NaCl विलयन कॉपर धातु, NaCl विलयन एवं कॉपर धातु। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, NaCl प्लस कॉपर। ठीक है, ये क्या होगा? उसके बाद है MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु। तो तो यहां हो जाएगा MgCl2 प्लस Al। ठीक, उसके बाद FeSO4 का सिल्वर, FeSO4 विलयन एवं सिल्वर मतलब Ag धातु। ठीक है, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। डी है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। ठीक, इसको देखते हैं कि होगा कैसे। चलिए देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे? ये होगा FeSO4 प्लस Ag, और यहां पर हम लिख सकते हैं AgNO3 प्लस Cu। ठीक, प्लस Cu। अच्छा, इसको जब हम करते हैं, इसको करने के लिए आपको सक्रियता श्रेणी याद होना चाहिए। काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, पिगे, काता, है, कौन, है, आगे, आओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, अब चूंकि यहाँ Na है और उधर Cu है, Na में सबसे ऊपर है, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा नहीं पाएगा, तो ये तो संभव नहीं है। MgCl2Al देखते हैं, Mg यहाँ है, Al यहाँ है, तो ऊपर वाले नीचे वाले को हटा नहीं पाएगा, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को हटा नहीं पाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। Fe सिल्वर, Fe यहाँ है, सिल्वर कहाँ गया? सिल्वर यहाँ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है, और एक मिनट, MgAl है ना, MgAl, हाँ ठीक है, ऊपर वाले नीचे वाले हटा सकता है। कहने का मतलब क्या था? जैसे MgCl2 है, Al है, तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम क्लोराइड से क्रिया नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीशियम को निकाल नहीं पाएगा। कौन? एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को नहीं निकाल पाएगा। ठीक, नीचे वाले ऊपर वाले को हटा नहीं पाता है। ठीक है, ऊपर वाले नीचे वाले को तो हटा ही देगा। ठीक है, सॉरी गलत बोल दिए थे। ठीक है, करेक्ट करते हैं। अब सुनिए, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा नहीं पाएगा, जैसे सोडियम क्लोराइड है और ये Cu है, तो NaCl में जो सोडियम है तो ये ऊपर है, ठीक है, और ये Cu है। ठीक, तो अब ये अकेला है, अभी सोडियम के पास जाएगा तो Cu क्या सोडियम को निकाल लेगा? तो Cu तो नीचे है, नीचे वाला ऊपर वाले को निकाल नहीं पाएगा, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। एल्यूमिनियम क्या मैग्नीशियम को हटा देगा? एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को हटा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला, सॉरी, नीचे वाला ऊपर वाले को हटा नहीं पाता है। FeSO4 Ag, Fe यहाँ है, Ag यहाँ है, क्या Ag FeSO4 में से Fe निकाल देगा? नहीं निकाल पाएगा। AgNO3 Cu, Ag कहाँ है? ये, ठीक है। अब देखिए, Cu चूंकि ऊपर है, ठीक है, Cu ऊपर है, तो Cu या के Ag को क्या कर सकता है? हटा सकता है। तो कॉपर
सिल्वर को क्या कर सकता है, हटा सकता है। ठीक, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा पाएगा। तो कॉपर नीचे है, सोडियम के तो बहुत नीचे है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को हटा नहीं पाएगा। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के जस्ट बाद आता है, मैग्नीशियम के जस्ट बाद आता है एल्यूमिनियम, लेकिन नीचे ही है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को हटा नहीं पाएगा। यहाँ भी वही, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देगा, तो यही विस्थापन अभिक्रिया देगा। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात समझ आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है, मतलब कौन सी विधि सही है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है ग्रीज लगाकर, ठीक है, दूसरा है पेंट लगाकर, तीसरा है जिंक की परत चढ़ाकर। 3 ऑप्शन दिया है, देखिए तीनों लिखते हैं। पहला है ग्रीज लगाकर, ग्रीज, दूसरा है पेंट लगाकर, और तीसरा है जिंक की परत चढ़ाकर, जिंक की परत चढ़ाकर। तो जो फ्राइंग पैन है, ठीक है, जो तवा है, उस पे हम पेंट तो लगाएंगे नहीं, ठीक है, तो पेंट नहीं लगा सकते, उस पे ग्रीस भी नहीं पोत सकते। देखिए ये दोनों क्या कर सकता है, लोहे की चीजों को खराब होने से बचा सकता है। मतलब लोहे की चीजों को, ये दोनों लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचा सकता है, संक्षारण से बचा सकता है, ठीक है। लेकिन इसको हम फ्राइंग पैन, है ना, मतलब इन दोनों को हम फ्राइंग पैन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने सोचे ग्रीस मतलब जो लगाते हैं उसको तवा मतलब फ्राइंग पैन में लगा देंगे तो नहीं लगा पाएंगे, पेंट को लगा देंगे नहीं लगा पाएंगे, तो जिंक की परत को ही क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जिंक की परत वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। ठीक है, और जिंक की परत चढ़ाने क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण। तीसरा है, देखिए उसके बाद है, इसको थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन सुनिए। बोल रहा है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, कोई धातु है, हमको नहीं पता कौन सी धातु है, लिख देते हैं कोई धातु है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, क्या बना रहा है, तो कोई कंपाउंड बना रहा है, कोई यौगिक बना रहा है। ठीक है, और ये यौगिक जो है उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। ठीक है, तथा ये जल में मिले है। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और वाटर में क्या है, मतलब जल में मिले है, घुल जा रहा है, मतलब घुलनशील है जल में। घुलनशील मतलब घुल जाता है। ठीक है, और जल में घुलनशील मतलब जल में घुल जाएगा। ऑप्शन ए है आपका कैल्शियम। कैल्शियम को अगर ऑक्सीजन से क्रिया करें तो क्या होगा, आगे चलते हैं। कार्बन, दूसरा है कार्बन, कार्बन का अगर ऑक्सीजन से क्रिया करें तो क्या होगा, ठीक। सिलिकॉन, सी है, सिलिकॉन ऑक्सीजन से क्रिया करें तो क्या होगा, और डी, ए बी सी डी, डी है लोहा, मतलब आयरन, आयरन का ऑक्सीजन से क्रिया करें तो क्या होगा। ठीक, अब आइए समझिए बात को। देखिए कैल्शियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, तो यही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है और ये विलेय होता है जल में। बाकी ऑप्शन ये देख लेते हैं, विलेय कहां पर, जल में। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो या तो कार्बन ऑक्साइड बनाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो चाहे CO बनाए चाहे CO2 बनाए, दोनों क्या होते हैं, गैस, दोनों क्या होते हैं, गैस होते हैं। ठीक है, तो इसका तो बात ही खत्म, ये नहीं हो सकता है। सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2 मतलब सिलिका जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो सिलिकॉन ऑक्साइड बनाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, और आयरन जब क्रिया करेगा तो ये आयरन का ऑक्साइड बनाएगा, आयरन ऑक्साइड। अब जो सिलिकॉन ऑक्साइड है और आयरन ऑक्साइड है, ये दोनों जल में अविलेय होते हैं, जल में अविलेय।
तो भाई ये गैस ही है, ये दोनों जल में अविलेय ही है। जबकि जो यौगिक बन रहा है वो कैसा है, जो यौगिक बन रहा है वो जल में विलेय होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों अविलेय है, तो ई खत्म, बच गया ए, ठीक है, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए दूसरा होता है समाप्त। तो दूसरे में आप कैल्शियम लगाइएगा, ठीक है। आते हैं थर्ड पर। थर्ड क्या बोल रहा है, अच्छा थर्ड तो हो गया। फोर्थ क्या बोल रहा है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि, अच्छा डब्बा है, डब्बा पे एक लेप लगा दो, ठीक है। अब ये लेप टिन का है, टिन का लेप, ठीक है, जिंक का नहीं, जिंक का नहीं। ऑप्शन ए, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है। दूसरा, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। तीसरा, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। हाँ, जिंक नहीं लगाते हैं, क्यों, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, टिन की तुलना में, है ना। जिंक टिन की तुलना में क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्शन ना हो जाए इसलिए हम जिंक का लेपन नहीं करते हैं, टिन का कर देते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अब बोल रहा है, अच्छा 5 एमसीक्यू खत्म हुए, ठीक है। तो इसका आप लोग जो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाइएगा, बोल रहे हैं टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, क्या लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बोला आपको एक हथौड़ा, क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 तक हो गया है। हमको क्या दिया हुआ है, हथौड़ा दिया हुआ है, बैटरी दिया है, बैटरी भी दिया है, बल्ब तार स्विच, अच्छा बल्ब भी दिया है, तार भी दिया है, स्विच भी दिया है, सब व्यवस्था दिया है, ठीक। मतलब इनका उपयोग करके धातु एवं अधातु के नमूनों के बीच में आप भेद कैसे करेंगे। अब इसका यूज करके हम कैसे बताएंगे कि कोई धातु है और कोई अधातु है। और उसके बाद बोल रहा है अधातु एवं धातु के भेदन के लिए, ये पूछ रहा है ना कि कैसे पहचान करेंगे कि ये धातु है और ये अधातु है। इन सब चीजों से कैसे जानेंगे कि ये चीज धातु है और ये चीज अधातु है। दूसरा बोल रहा है धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं, मतलब ये जो हमको परीक्षण दिया हुआ है तो ये सब चीज है, तो धातु और अधातु की क्या जो अंतर है, ठीक है, परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन करिए, ठीक है। तो चलिए इसको बोल देंगे। पहला बोल रहा है कि अगर हमको हथौड़ी, बैटरी, बल्ब, तार, स्विच दिया है तो हम कैसे जानेंगे कि ये धातु है और ये अधातु है। तो देखिए हथौड़ा से, हथौड़ा है तो हथौड़ा से धातु को पीटेंगे, हथौड़ा से धातु को पीटेंगे तो जो धातु होगा वो चादर के रूप में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि धातु चादर, धातु पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। धातु क्या होगा, पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि धातु आघात वर्धनीय होता है, आघात वर्धनीय होता है, ठीक। एक्सेप्शन का बात नहीं कर रहे, ठीक है, सुनिए, नहीं तो जिंक आपका एक्सेप्शन में आ जाएगा। तो हथौड़ा दिया है तो हथौड़ा से अगर धातु को पीटेंगे तो पतला चादर बन जाएगा, और धातु को पीट पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता, ठीक। तो हथौड़ी से चीज पता चल गया। बैटरी, बल्ब, तार और स्विच, ठीक है, बैटरी, तार, स्विच, बैटरी, अच्छा, और ये क्या होगा, अधातु टूट जाएगा, हथौड़ा से पीटेंगे तो ये टूट जाएगा। तो ए लिख लीजिएगा, धातु, धातु को हथौड़ी से पीटने पर, जो बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा, धातु को हथौड़ी से पीटने पर धातु पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जो बोल रहे वो लिखिएगा, नहीं समझाने के लिए लिखिएगा, धातु को हथौड़ी से पीटने पर धातु पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। धातु को हथौड़ी से पीटने पर धातु पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा,
जबकि अधातु टूट जाएगा। ठीक है, जबकि अधातु टूट जाएगा। धातु को हथौड़ी से पीटने पर धातु पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्योंकि यह घात वर्धनीय है, जबकि अधातु टूट जाएगा। ठीक है, दूसरा लिखना है, अभी भी वाला नहीं, अभी नहीं पढ़े। ठीक है, तो धातु धातु में पहचान हो जाएगा कि धातु को हथौड़ी से पीटने पर धातु पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि धातु आघात वर्धनीय होता है। ठीक है, जबकि अधातु टूट जाएगा। अच्छा, और देखिए, बैटरी तार व स्विच जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर बल्ब जल जाएगा। बल्ब जल जाएगा। तो जो धातु होगा, ठीक है, जो धातु होगा, किसी धातु से अगर बैटरी तार और स्विच सब जोड़ जा दे तो क्या होगा, वो बल्ब को जला देगा। ठीक है, देखिएगा, किसी धातु से जो लिख रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, पहला तो बोल दिए, किसी धातु से बैटरी तार व स्विच को कनेक्ट करने पर बल्ब जल जाएगा। क्योंकि धातु विद्युत का सुचालक होता है। इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, किसी धातु से लिखिएगा, किसी धातु से बैटरी तार व स्विच को जोड़ने पर वह बल्ब को जला देगा, क्योंकि धातु विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, उसी के आगे लिखिएगा, जबकि अधातु से जोड़ने पर बल्ब नहीं जलेगा। जबकि अधातु से जोड़ने पर बल्ब नहीं जलेगा। इसी के आगे लिख लीजिएगा, जबकि अधातु से जोड़ने पर बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, चलिए, जबकि अधातु से जोड़ने पर बल्ब नहीं जलेगा। जबकि अधातु से जोड़ने पर बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ये में पूछा था कि अगर हमको ये सारा सामान मिल रहा है, हथौड़ी, बैटरी, बल्ब और तार और स्विच, तो हम धातु और धातु में अंतर कैसे करेंगे। ठीक, तो बता देंगे भाई कि हथौड़ी मिलेगा तो धातु को पीटेंगे तो चादर बन जाएगा। ठीक है, हथौड़ी से हम पहचान कर लिए कि अधातु कोई अधातु है, हथौड़ी से पीट देंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, कोई चीज है हथौड़ी से पीटने पर टूट रहा है, ठीक है, तो वो अधातु है। ठीक है, धातु और धातु में से दो में से एक चीज है, हमको नहीं पता है कि क्या है। जैसे मान लीजिए ये दो चीजें, ठीक है, हो सकता है ये धातु है, यह धातु हो सकता है, ये धातु है, यह धातु, दोनों में से कोई भी धातु कोई भी अधातु हो सकता है। ठीक, हम हथौड़े लिए, इसको पीट दिए, ये पीट करके ही चादर बन गया, तो ये धातु है, इसको पीटने पर टूट गया। ठीक है, तो ये अधातु है। तो हथौड़ी से पता चल गया। ये सबसे कैसे पता चलेगा, धातु से कनेक्ट करेंगे तो बल्ब जलेगा। ठीक है, अधातु से कनेक्ट करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। अच्छा, बी वाला क्या है, बी वाला हम बोल सकते हैं, लिख लीजिए। बी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनिएगा पहले। धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। इसका जवाब लिखिएगा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। ठीक, देखिए, ये प्रयोग धातुओं एवं अधातुओं की, देख लीजिए, ये प्रयोग धातुओं एवं अधातुओं की आघात वर्धनीयता और ये प्रयोग धातुओं और अधातुओं की, हथौड़ी है तो आघात वर्धनीयता, ये प्रयोग धातुओं एवं अधातुओं की आघात वर्धनीयता व विद्युत चालकता को दर्शाती हैं। ठीक है, ये प्रयोग धातुओं और अधातुओं की
अधातुओं की आघात वर्धनीयता व विद्युत चालकता को बताती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आता है 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, सबको पता है, बता भी थे लास्ट में। जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक, ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर ले उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, दो उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम तो लिखिएगा Al2O3 और लेड ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। ठीक है, कौन कौन है, Al2O3 और PbO, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड। ठीक, चलिए क्वेश्चन 7 क्या है, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा दो धातु ऐसे जो नहीं कर सकते। आइए समझते हैं, ये वाले लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हमको दो धातु बताना है। ठीक है, एक वो जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और दूसरे वो जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं। जब हम आपको पढ़ा रहे थे कि जब धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करते हैं तो हम बताए थे। ठीक है, क्या बताए थे, काशी, नाथ, का, माली, आलू, जरा, पीके, बकाता, है, कौन, है, आगे, आओ। ठीक, देखिए लेड तक, ठीक है, सोडियम से पोटेशियम से लेड तक, ये क्या करता है, ये तनु अम्लों से क्रिया करती हैं, तनु अम्लों से क्रिया करती हैं, लेकिन इसके नीचे वाले सब तनु अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक, तो ऊपर दूसरा लिख दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए कैल्शियम मैग्नीशियम लिख देते हैं। तो दो धातु ऐसे जो तनु अम्लों से क्रिया करते हैं वो कौन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, और जो नहीं करते वो कौन है, कॉपर और सिल्वर या कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर वाला सूत्र लिख दीजिएगा, इसके नीचे वाला सूत्र लिख दीजिएगा। बात समझ आ गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया 8। किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में, अच्छा आप एनोड कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे, बोल रहा है कोई M धातु है, ठीक है, और उसका विद्युत परिष्करण कर रहा है। हम आपको बताया था जब विद्युत परिष्करण समझा रहे थे लास्ट में तब, ठीक है, कि जो M धातु हमारे पास M धातु, तो जब आप विद्युत परिष्करण करते हैं, क्या करते हैं, विद्युत अपघट्य परिष्करण बता रहे थे। तो विद्युत परिष्करण जब आप करिएगा, ठीक है, तो आप एनोड उसको बनाइएगा, ठीक है, मतलब मोटा सा जो रॉड होगा उसको एनोड बनाइएगा। ठीक है, कवर करो, नहीं कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये है मोटा अशुद्ध एनोड रॉड M का। फिर M का ही एक पतला रॉड भी बनाएंगे, मतलब M धातु का ये पतला रॉड है और इसको कहा जाएगा कैथोड। ठीक, तो अगर विद्युत परिष्करण करना है तो आप मोटा रॉड भी उसी धातु का लेंगे, पतला रॉड भी उसी धातु का लेंगे। ठीक, और जो विलयन होगा वो भी उसी धातु के लवण का विलयन होगा। ठीक है, जो विलयन है M धातु के लवण का विलयन, तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत परिष्करण जब भी करेंगे, ठीक है, विद्युत परिष्करण जब भी करेंगे तो आप क्या करेंगे, मोटा रॉड लेंगे, पतला रॉड लेंगे, ठीक है, और मोटा रॉड जो होगा
उसका आप एनोड बनाएंगे, पतला रॉड जो होगा उसका आप कैथोड बनाएंगे, लेकिन धातु वही होना चाहिए। जो धातु है, जिस धातु का एनोड उसी धातु का कैथोड, और उसी धातु का विद्युत, सॉरी उसी धातु के लवण का विद्युत अपघट्य। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो एम का मोटा शुद्ध रॉड हो गया, एम का धातु का पतला रॉड हो गया, तो यहाँ पर हो गया एम धातु का लवण का विलयन। ठीक, तो यहाँ पर होता है क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम बात करेंगे 9 to 16। ठीक है, 8 आज कर लिए, 8 कल कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, समझ में आया तो अच्छे से पढ़ाई करिए, जहाँ पर नहीं समझ में आता है पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।